नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर स्टैंड, यूपीपी, यूपी एएसआई और एसआईएसआई जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर 4 झीलें दी गई हैं। इन झीलों को जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर झील। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप विकल्प पढ़ लीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है 4, 3, 2, 1, अर्थात आपको सबसे बड़ा को पहले रखना होगा और सबसे छोटे को आपको अंतिम में रखना होगा। इस प्रकार से सबसे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सबसे बड़ी जो झील है आपकी वो सुपीरियर है, सबसे बड़ी झील है। दूसरा स्थान आपका विक्टोरिया झील का है, तीसरे स्थान पर आपका बैकाल झील है और चौथे पर आपका ग्रेट बियर झील है। इनकी कुछ विशेषताएं हम लोग उनको जान लेते हैं। सुपीरियर झील जो है यह आपकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है और जो 5 ग्रेट जो झील है विश्व की जो काफ़ी फेमस है उनमें जो है सुपीरियर जो सबसे बड़ी झील है और यह मीठे पानी की क्षेत्रफल दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 82,000 वर्ग किलोमीटर से भी जो ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। दूसरा आपका विक्टोरिया झील, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह मीठे पानी की विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील है और इसका जो क्षेत्रफल है आपका 68,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। बैकाल झील, यह दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है बैकाल झील और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 31,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इसका कुल क्षेत्रफल है और इसे जो है वर्ष 1996 में विश्व धरोहर की सूची में जो है जोड़ा गया था। और ग्रेट बियर लेक जो है आपके ये कनाडा में स्थित है, ये आपके कनाडा में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 31,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल? कन्नौज पर कब्जा करने के उद्देश्य जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। इसमें प्रतिहार शामिल थे, पाल शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे। चोल जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 1, 2, 3 या 4? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और 2024 में जो है यह टोटल 2 लोगों को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। उर्दू कवि एवं गीतकार गुलजार और साथ में जो है संस्कृत भाषा के जो विद्वान हैं राम भद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है। टोटल 2 लोगों को दिया गया है। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह है मलयालम भाषा के जी शंकर कुरूप जी हैं, उन्हें प्रदान किया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार की वर्तमान जो पुरस्कार राशि आपकी 21 लाख रुपए अब वर्तमान में हो गई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? 6 से 14, 6 से 15, 5 से 14 या 5 से 15? तो इसका जो सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने की जो योग्यता है वह 6 से 14 वर्ष है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसके लिए हमारे संविधान में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था
2002 के तहत जो है इसे निर्धारित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित है। एक तरफ जिला दिया गया है, दूसरी तरफ अभ्यारण्य दिया गया है। बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके हरदोई में है। बाकी जो है सही सुमिलित हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। ओखला जो आपका है यह ललितपुर में ना होकर यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके बस्ती में नहीं है बल्कि आपके ललितपुर में है, ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके ललितपुर वाला है। और सबसे बड़ा भी आप लोग जान लीजिए, जो सबसे बड़ा है वह आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सबसे छोटा आपका महावीर है और सबसे बड़ा हस्तिनापुर वाला है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? सबसे कम गर्मियों में होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। वायुदाब जो है सबसे कम गर्मियों में होता है। गर्म हवा जो है ठंडी हवा से कम घनी होती है और गर्म हवा जो है ऊपर उठती है। इससे क्षेत्र में निम्न दबाव प्रणाली होती है। यही कारण है जो है वायुदाब सबसे जो कम होता है आपका ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो इसका जो संबंध है वह ध्वनि प्रदूषण से है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास जो सोसाइटी वगैरह बसी रहती हैं उन क्षेत्रों में जो है शोर को कम करने के लिए कतार में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं यह शोर के अवशोषक होते हैं। तो यह जो ग्रीन मफलर जो ग्रीन मफलर का संबंध आपका वह ध्वनि प्रदूषण से है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 153, 154, 155 या 156? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है इसका जो उल्लेख है वह हमारे संविधान के आर्टिकल 155 के तहत इसके बारे में चर्चा की गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकता है और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। और इसकी जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष मिनिमम उम्र होनी चाहिए। इसको जो शपथ दिलाता है वह हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वह राज्यपाल को जो है शपथ दिलाता है और नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित है। सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है ओजोन रिक्तता आपके चर्म कैंसर का जो है कारण बनती है। यह ऑप्शन आपका सही है। बाकी जो सही सुमिलित हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। अम्ल वर्षम जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। फ्लोराइड प्रदूषण से दांतों में जो है प्रभाव होता है और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है यह भोपाल त्रासदी जो हुई थी उसमें गैस थी। भोपाल त्रासदी में जो गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी संगठित किया गया था कहाँ पर? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने जो है मिलकर 1905 में अभिनव भारत सोसाइटी जो स्थापना की थी वो महाराष्ट्र में उन्होंने किया था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। पहले नासिक में इसका नाम मित्र मेला था, बाद में जो है इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल, उत्तरी सरकार,
मालाबार तट या कोंकण तट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य आपका कोरोमंडल तट है। यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ में इसलिए मैप का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग मैप में देख लीजिए, यह है आपका जो है, यह है आपका टोटल कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। दूसरी तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे यह आपका मालाबार तट है। फिर यह आपका उड़ीसा के पास है आपका उत्तरी सरकार है। कोंकण का जो आपका यहाँ पर आपका कोंकण का तट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। कोंकण आपका यहाँ पर है, मालाबार आपका केरल की तरफ है, कोरोमंडल आपके तमिलनाडु की तरफ है और उत्तरी सरकार आपके उड़ीसा की तरफ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज या राजघाट बांध। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी राजघाट बांध जो है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है और यह आपके ललितपुर जिले में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और बेतवा जो नदी है यह यमुना की सहायक नदी है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और यह जो है यूपी और एमपी के बॉर्डर पर बना है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कितनी बनेंगे? 2, 4, 8 या अनंत? ये जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आपके अनंत बनेंगे। अगर दो समांतर समतल दर्पण के मध्य अगर रखा जाता है प्रकाश बिंदु को, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी वो आपके अनंत बनेगी, क्योंकि एक दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का काम करेंगे। और जब किसी वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो दो दर्पणों से जो है बार बार परावर्तित होता है। तो यही कारण जो प्रतिबिंब है वो आपके अनंत बनेंगे। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल जूनियर स्टैंड 5512 वैकेंसी के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है और ये आपका दोनों भाषाओं में हमारा चल रहा है पेड ग्रुप। इसमें जो है ओनली स्टडी मेरी जो फीस आपकी 1200 रुपये है, ओनली टेस्ट सीरीज की फीस आपकी 800 रुपये है, ओनली पेड क्विज की जो फीस है वो आपकी 800 रुपये है और हमारा जो फुल पेड ग्रुप है वो आपका 2500 रुपये का। पेड क्विज टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस आपकी 1500 रुपये है। इन तीनों पेड ग्रुप, इन सभी पेड ग्रुप में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 1987, 1988, 2000, 2009। सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ था वह 2001 में शुरू हुआ था। साक्षर भारत जो अभियान शुरू हुआ था वह 2009 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह काफ़ी पुराना 1987 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो शुरू हुआ था आपका 1988 में शुरू हुआ था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। साक्षर भारत यह 2009 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह 1987 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका शुरू किया गया था 1988 में। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो राष्ट्रीय खेल 2024 जो आयोजन किया जाएगा वह उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और पिछला जो आयोजन किया गया था 2023 में वो गोवा में इसका आयोजन किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? आरबीआई, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नाबार्ड के तहत जो है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया है। इसका जो सृजन किया गया है वह 1995-96 में जो है इसे स्थापित किया गया है। और इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नाबार्ड होगा। नाबार्ड का कई बार फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म में आप लोग जान लीजिए।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है और इसकी जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में जो है साजिद केवी जो है वह नाबार्ड के चेयरमैन हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ एक तरफ बंदरगाह दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया, आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका जो है ये चीन, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। रॉटरडम आपका नीदरलैंड में है, मॉन्टेविडियो आपके उरुग्वे में है, जकार्ता जो आपके इंडोनेशिया में है, इगारका जो है यह रूस में है। इगारका जो है ये आपके रूस में है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया सकता? 14-15, 19-20, 21-22 या 20-21। 44वें संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था उसमें जो है कोई व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है वंचित नहीं होगा। यह जो है आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया सकता। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आर्टिकल 20 और 21 में जो है ये बातें कही गई हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है आर्टिकल 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया सकता। यहाँ पे 4 खनिज दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा खनिज जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। उत्तर प्रदेश में जिप्सम पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है अभ्रक नहीं पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हाल ही में सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान या झारखंड? तो सरहुल जो त्यौहार मनाया गया है ये झारखंड मनाया गया है और झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जो जनजातियां हैं वह इसे मनाती हैं और यह जो है बसंत ऋतु का एक त्यौहार आपका सरहुल त्यौहार है जो झारखंड में आपका मनाया जाता है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे थे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।